श्रिंकेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, हमने उसका जिक्र नहीं किया। उसके बिना श्रिंकेज के बारे में बात करना अधूरा हो जाएगा। क्या है? सिलेक्शन ऑफ राइजर के बारे में बात की ना हमने। सेक्शन वेरिएशन, विदाउट सेक्शन वेरिएशन श्रिंकेज कैन नॉट बी कंप्लीटेड। वो बात हमने नहीं की। मैं एक बार जस्ट आपको सेक्शन वेरिएशन के बारे में बताऊंगा और फिर आगे जाएंगे। ये मेरा कास्टिंग है, यहाँ से मैंने फीडिंग दिया है। हम उम्मीद करेंगे ये कास्टिंग यहाँ तक फीड हो जाए। होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? ये क्या करेगा? इस सेक्शन को इस सेक्शन से आइसोलेट करेगा। तो सेक्शन वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम गेटिंग करते हैं तो श्रिंकेज के लिए सेक्शन वेरिएशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, हम गेटिंग हेवी सेक्शन को देते हैं, हेवी सेक्शन से फीडिंग ऐसा होता है और सॉलिडिफिकेशन ऐसा हो जाता है। धीरे 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 क्या होता है, सॉलिड होते 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 यहाँ तक आता है, इसका फीडिंग यहाँ तक आता है और फिर वो प्रॉपरली मैच हो जाता है। ये ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए बात रह गई थी, इसलिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। सेक्शन वेरिएशन एंड फीडिंग क्लियर? हाँ, फोटो लेना है। मुझे भी लेने दो। अब जाएगा ब्लो होल। ब्लो होलची सुरुवात करायची। मेटलला काय शक्यता? मेटल की वजह से ब्लो ला सकता है। स्क्रैप, रस्टी स्क्रैप, वेट एंड ऑयली स्क्रैप। हाँ, रस्टी, वेट एंड ऑयली, उसके वजह से क्या होगा, ब्लो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जहाँ पर ऑक्सीडेशन है वहाँ पर ब्लो आने के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पर मॉइस्चर जनरेट होगा। ठीक है, फिर आगे एमएस, पिगैन, बोरिंग, कुछ चांसेस है नहीं। ऑलॉय में मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑलॉय, उसे श्रिंकेज भी आ सकता है, ब्लो भी आ सकता है। चांसेस है, मेजर नहीं है लेकिन माइनर है। आगे मेटल हो गया, स्लैग, मेटल के बाद स्लैग निकालेंगे, टोप लेंगे, टैपिंग करेंगे, टैपिंग के बाद पोरिंग में लो कार्बन से क्या होगा? हाँ, लोल नहीं आएंगे, फ्लूइडिटी कम हो जाएगा, फ्लूइडिटी कम हो जाएगा लेकिन उससे सिंकेज आएगा, लोल नहीं आएंगे। लो कार्बन से लोल नहीं आएंगे, सिंकेज, फ्लूइडिटी कम हो जाएगा लेकिन लोल नहीं आएंगे। लोल का संबंध किससे? गैस से।
लो टेम्परेचर से क्या होगा, लो टेम्परेचर से भी चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब लो टेम्परेचर का मेटल हम पोर करते हैं तो गैस बाहर निकलने में तकलीफ होती है, इसलिए वो ब्लॉक कर देता है। लो फ्लूइडिटी से आएगा, डाउट है उसमें, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस, चांसेस आर वेरी लेस। प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं अभी कभी लो टेम्परेचर। लैडल कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि हर डिफेक्ट का एक मेन सोर्स होता है। इस डिफेक्ट का मेन सोर्स ये वाला और सैंड। जैसे सिंकेज का क्या था, मेटल और पोरिंग, मेटल और मेथडिंग, बराबर ना। हर डिफेक्ट का मेजर कोई ना कोई सोर्स ज़्यादा रहता है, उसमें ये पोरिंग है, इसमें लैडल कंडीशन। रुको एक मिनट, पहले पूरे लैडल कंडीशन को ख़त्म करेंगे। लैडल कंडीशन के माने क्या है, लैडल कंडीशन का मतलब क्या? आप आगे गए, उससे पहले आओ, आप बहुत आगे निकल गए। लैडल बनाने के बाद उसकी इनिशियल जो हीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। आप रेड हॉट का मतलब आप रनिंग में बोल रहे हैं, रनिंग की बात तो अलग है। जब मेरा लैडल रेडी हो गया है, प्री हीटिंग मतलब इनिशियल हीटिंग, प्री हीटिंग नहीं बोल सकते उसके, इनिशियल हीटिंग मतलब मेरा लैडल रेडी हो गया तो मैंने जो भी सीमेंट इस्तेमाल किया है, उसमें पानी डाला है, सोडियम सिलिकेट डाला है, जो भी अंदर डाला है उसके, वो बाहर निकलना चाहिए ना। वो नहीं निकला तो क्या होगा, मेटल आने के बाद क्या, मेटल क्या होगा, बबलिंग होगा। बबलिंग की वजह से ब्लो आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसका प्रॉपर हीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। न्यू लैडल हीटिंग वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। प्री हीटिंग का संबंध ज़्यादा नहीं आएगा। प्री हीटिंग मतलब मेरा लैडल क्या है, कोल्ड है, मतलब टेम्परेचर कम है लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मॉइस्चर है जो मुझे डेंजर है। उससे आपको प्रॉब्लम कब आएगा, आपका टेम्परेचर डाउन करेगा वो, उससे कोल्ड आएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, स्लैग आगे जाएगा, लेकिन उससे ब्लोहोल नहीं आएगा लैडल प्री रेड हॉट ना होने की वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड हॉट नहीं है लेकिन हॉट है, उसमें मॉइस्चर नहीं है। इसमें क्या होगा, मॉइस्चर, ये मॉइस्चर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोसेस जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको लैडल ठीक तरीके से गर्म करना चाहिए। एक बार मेटल से रिंस करना चाहिए, उसके ऊपर मेटल लेके कम से कम 5 मिनट उसको वैसे रखना चाहिए ताकि पूरा मेटल अंदर तक जाए, अंदर का पूरा मॉइस्चर बाहर आए। तो 5 मिनट रखने के बाद मेटल को वापस फर्नेस में दे के फिर ढक्कन रख के कुछ देर के बाद मेटल टैप करना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस करनी चाहिए। अगर वैसे नहीं किया, मेटल लैडल बनाया, इमीडिएटली मेटल टैप किया और पोरिंग को निकल गए, तो उससे चांसेस ऑफ ब्लोहोल आर मोर। उसमें भी जो स्पाउट है, नॉर्मली क्या होता है, हम लकड़ी वगैरह सब अंदर डालते हैं लेकिन स्पाउट में कुछ कोई नहीं डालता है, तो स्पाउट में से मेटल चिंगारी मारता है। तो स्पाउट को किस तरह से आप गर्म करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ से आप लकड़ी डाल रहे हो तो स्पाउट के ऊपर कुछ ढक्कन रखना चाहिए ताकि ये जो हीट जा रही है वो वहाँ तक उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कई लोग उसके स्पाउट के अंदर वो बर्नर का ये डाल देते ताकि वो पूरा गर्म हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैडल, नए लैडल को प्रीहीट कैसे करते हैं, उसका डायरेक्ट संबंध है। उसके बाद लैडल हो गया, पोरिंग टाइम। पोरिंग टाइम का क्या रिलेशन है, हाई पोरिंग टाइम, उससे क्या होगा, मेटल जल्दी नहीं जाएगा तो गैसेस पूरे बाहर नहीं जाते, परमेबिलिटी वो गैस नहीं, उनका मुझे अभी उनका 100% समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो वो समझ नहीं आया। अगर स्लो पूरिंग रहा हाँ, तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट गेट द प्रेशर ऑफ द गैसेस टू गो आउट। आपने वर्ड अभी सही इस्तेमाल किया, पहले गलत इस्तेमाल किया था, अभी सही इस्तेमाल किया। इट इज़ नॉट पोरिंग टाइम। पोरिंग टाइम इज द रीजन फॉर ब्लोअर इज लो पोरिंग टाइम।
अगर आपका पोरिंग टाइम कम है तो क्या होगा, गैस बाहर निकलने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके पहले जैसे गैस बाहर निकले उसके पहले आपका मेटल भर जाएगा और गैस अंदर ही रह जाएगा। अभी आपका जो बात है वो अलग है, आप बोल रहे हो दैट इट इज़ कॉल्ड रिलेटेड टू प्रेशर। इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आपका प्रेशर जितना ज़्यादा है उतना मेटल का रिलीज होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका प्रेशर कम है तो गैसेस बाहर नहीं आएंगे, वो दबे रहेंगे मेटल के अंदर। इसलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, देयर आर टू टर्म्स, वन इज़ प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम एंड सेकंड इज नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका जो इनगेट है इट वर्क्स एज ए चोक, वो कम होता है, जिससे क्या होता है मेटल पूरा भर के आता है और फिर एक प्रेशर जनरेट करता है। और उस प्रेशर से जब ये नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन के लिए। नॉन प्रेशराइज में क्या होता है, सिस्टम पूरा ओपन होता है, गेटिंग फुल ओपन होता है, और जैसे आप पोरिंग करोगे वैसा आप मेटल भरता जाता है। ये नॉर्मली हम डक्टाइल रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने सिंकेज में देखा, प्रेशर हिलना चाहिए। प्रेशर क्यों चाहिए, ताकि वो प्रेशर से मेटल कास्टिंग में जाके वो गैस बाहर निकले, इसलिए हम प्रेशर हिट रखते हैं। सिंकेज के साथ साथ उसका ब्लोअल में भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है, तो वो है प्रेशर। उसके लिए हम बोलते हैं इसको प्रेशर हिट। प्रेशर हिट चाहिए ताकि आपका गैस पूरी तरह बाहर निकले। सही है, आगे कोर के ऊपर आएंगे। अभी तक हमने सिंकेज में हमने कोर का इस्तेमाल देखा नहीं है, और स्लैग में भी हमने कोर को नहीं देखा। इसमें हम कोर को देखेंगे, अलग देखेंगे सेपरेटली। आगे पोरिंग, पोरिंग में कुछ बचा है, पोरिंग हाइट, करेक्ट, ये इसके रिलेटेड है। ये मैं अगर ऊपर से पोरिंग करूंगा तो क्या होगा, मुझे प्रेशर हिट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर मेरा डाउन फ्लो है, मैं यहीं से पोरिंग करूंगा तो क्या होगा, मुझे प्रेशर ही नहीं मिलेगा। तो वो जो हाइट है दैट शुड बी ऑप्टिमम। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑप्टिमम। क्योंकि ज़्यादा हाइट से पोरिंग करोगे तो सैंडवॉश भी हो जाएगा, वो भी रिस्क है। कम से करोगे तो प्रेशर नहीं मिलेगा। तो वो क्या ऑप्टिमम होनी चाहिए वो आपको डिसाइड करनी है। वो डिपेंडिंग आपका बंच वेट क्या है, आपका लाडल साइज़ क्या है, कास्टिंग का बंच सेक्शन थिकनेस क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मली इट शुड बी अराउंड 2 इंच के करीब होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो प्रेशर, पोरिंग हाइट एंड प्रेशर हेड ऑलमोस्ट सेम, टर्म्स अलग है लेकिन दोनों का रिश्ता एक ही है। और पोरिंग हो गया, पोरिंग में और कुछ बचा, इंटरप्टेड पोरिंग से प्रेशर वही होगा, प्रेशर हेड आपको दे देगा, प्रेशर कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ड्रॉप होगा प्रेशर, बाकी तो कुछ नहीं होगा उससे। और पोरिंग हो गया, आप जाएंगे मोल्डिंग। मोल्डिंग में डायलेशन, वो जोल्टिंग स्क्वीजिंग टाइम, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर। मोल्डिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैंड, मोल हार्डनेस का सिंकेज में पड़ेगा, लोल में कैसे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉम्पैक्टेबिलिटी ग्रीन सैंड की प्रॉपर्टी है, इस सैंड में आएगी। हाँ, वो आएगी लेकिन वो मोल्ड में आएगी, सैंड में आएगी, सॉरी मोल्ड में नहीं आएगी। आपका बात बिल्कुल सही है। मोल्डिंग में एक पॉइंट है, बोलिए। ओपन नहीं किया, फ्लो आप ओपन नहीं किया तो दैट इज मैनुअल, वेरी ट्रू। होता है क्या ऐसा, होता है? एक बार ज़्यादा है तो बोल, एक बार नहीं, बहुत बार होता है। आप 10 बंच देखोगे, इसमें से 3 बंच को आपको दिखाई देगा कि एक भूल गए वेंट ओपन करना। हाँ, होता है ना, मैनुअल है, देख कंट्रोल नहीं कर सकते आप। सुपरवाइजर होता है लेकिन फिर भी कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फ्लॉप नॉट ओपन, करेक्ट, वेरी ट्रू, गुड।
आगे सैंड, सैंड में हाई मॉइस्चर से ब्लो होल आएगा, लेकिन वो सैंड, वही तो सैंड में जाएंगे। आपने मॉइस्चर की शुरुआत की, ठीक है। हाई मॉइस्चर, और हाई डेड क्ले, डेड क्ले हाई डेड क्ले, डेड क्ले से क्या होगा, जैसे हमने बताया वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा तो प्री वाटर बढ़ेगा, प्री वाटर बढ़ेगा तो ब्लोल के चांसेस बढ़ेंगे। पेंटिंग मोल्ड पेंट, मोल्ड पेंट इस्तेमाल करते हो तो उसका अगर इग्निशन ठीक से नहीं हुआ उससे गैस जनरेट हो सकता है। यहाँ पर और एक कारण आ सकता है मोल्डिंग में, फुली कॉम्पैक्टेड मोल्ड और मोर कॉम्पैक्टेड मोल्ड। ज़्यादा राइमिंग हो गया तो भी क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी थोड़ी सी डाउन होने के चांसेस है, वो भी एक कारण मोल्डिंग में हो सकता है। मोल्ड पेंट, डेड क्ले, लो परमेबिलिटी, हाई मॉइस्चर, एलॉय वीएम, एडिशन ऑफ न्यू सैंड। आपने न्यू सैंड ही नहीं डाली, क्या होगा, डेड क्ले बढ़ेगा, बराबर, टोटल क्ले बढ़ेगा। उससे भी क्या होगा, जितना आपका क्ले ज़्यादा उतना मॉइस्चर ज़्यादा, जितना मॉइस्चर ज़्यादा उतना मोल्ड डायलेशन ज़्यादा, मॉइस्चर एडिशन ज़्यादा, गैसेज ज़्यादा। सिंपल रिलेशन है। बेंटोनाइट का अगर हाई हो गया तो वही तो क्ले, वही बोला भाई, जितना आपका क्ले ज़्यादा उतना मॉइस्चर ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो फिर कॉम्पैक्ट मॉइस्चर एडिशन बढ़ेगी तो ब्लोल के चांसेस बढ़ेंगे। चाहे वो एक्टिव क्ले रहे हो या डेड क्ले रहे, दोनों भी ऑप्टिमम चाहिए, को कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। कोर के ऊपर जाएंगे अलग, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आगे हो गया सैंड। मेथडिंग, पैटर्न, मेथडिंग, गेटिंग। एलॉय इम्पैक्ट करता है। एलॉय इम्पैक्ट करेगा नहीं, एलॉय से भी आपका परमेबिलिटी का इफेक्ट होगा ना उसके ऊपर, कम रहेगा तो, ज़्यादा रहेगा तो गैस बढ़ेगा, कम रहेगा तो परमेबिलिटी कम करेगा, वो भी ऑप्टिमम चाहिए। इनप्रॉपर गेटिंग का मतलब है अगर आपने प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा आपका गेटिंग तो बराबर है। लो प्रेशर और वेंटिंग, वेंट नॉट ऑप्टिमम। नॉर्मली वेंटिंग डिजाइन का कुछ फॉर्मूला रहता है रिस्पेक्ट टू एरिया, क्योंकि कैसा हो जाता है कि यूजुअली ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं जिसमें 8 या 10 वेंट्स भी होते हैं और कई कंपोनेंट्स उससे भी छोटे जिसमें 30 वेंट भी हो जाते हैं। तो इज देयर एनी फॉर्मूला और एनीथिंग? मैंने सुना है कि चोक एरिया से 3 गुना या 4 गुना होना चाहिए, ऐसा मैंने एक जगह सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन करके वेंटिंग देता है, ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका मोल्ड से गैस कैसे निकलना है, कोर से गैस कैसे निकाल सकते हैं, आपकी ज्योमेट्री के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है, आपके बॉक्स हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी कोर इस्तेमाल करें इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसा फार्मूला तो लोग बोलते हैं कि चौक एरिया से 3 गुना या 4 गुना आपका वेंटिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने सुना है, लेकिन मैंने किसी को कैलकुलेशन करते हुए या इस तरह से देते हुए नहीं देखा है। और साइज ऑफ द वेंट? साइज़ ऑफ द वेंट अगेन वो आपका सेक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक फार्मूला इसके लिए नहीं है। जैसे हम प्रेशराइज गेटिंग या नॉन प्रेशराइज गेटिंग के लिए है या फिर पोरिंग टाइम के लिए है, लेकिन वो फार्मूले नॉर्मली पेपर में है, कोई प्रैक्टिकली इस्तेमाल करता हुआ मुझे नहीं देखा। इवन पोरिंग टाइम का भी थंब रूल इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला कोई इस्तेमाल नहीं करता। थंब रूल जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्मली कास्ट आयरन में 3 या 4 kg पर सेकंड होना चाहिए, एक थंब रूल है, लेकिन हर बार वो सक्सेस होता है ऐसा नहीं है। कई बार 7 सेकंड पर kg भी सक्सेसफुल होता है, कई 2 जगह 2 kg पर सक्सेसफुल भी सक्सेसफुल होता है। तो अगेन डिपेंड ऑन कास्टिंग ज्योमेट्री क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम जो वेंट बना रहे हैं वो इफेक्टिव उसका यूज हो रहा
है कि नहीं, ये कैसे जान सकते हैं? आप पोरिंग करते समय आपको गैस ठीक से दिखाई दे रहा है तो उससे आप बोल सकते हैं कि मेरा वेंटिंग ठीक हो रहा है। जो सिंपल, एक वेंट है जिसमें से गैस ही नहीं आ रहा है तो आई कैन अवॉइड इट। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब आपने जो गैस नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने जो कनेक्शन दिया वो एडिक्वेट नहीं है, वो एडिक्वेट नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है, और कुछ है? हाँ, कोर का बच गया इसमें ना। हाँ, मॉइस्चर स्लीव का मॉइस्चर से इफेक्ट होगा आपका फीडिंग इफिशिएंसी के ऊपर, श्रिंकेज में इफेक्ट करेगा। ब्लो होल पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो डायरेक्ट मोल्ड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। वो फीडिंग के ऊपर इफेक्ट जरूर करेगा, फीडिंग आपकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी। वहाँ पर ओपन में अगर स्लीव रखेंगे तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, फीडिंग टेंडेंसी कम करेगा वो। कोर गैसेस, कौन बोल रहा था? कोर गैसेस, कोर का कौन है यहाँ पे? हाँ, क्या क्या हो सकता है कोर में? सबसे पहले तो गैस, कोर गैसेस के वजह से ब्लो होल आ सकता है। अब आपने सीधा आंसर दे दिया, उसके नीचे आना चाहिए, गैसेस क्यों बढ़ेंगे कोर में? एनालिसिस करते समय उस दिशा में एनालिसिस करना चाहिए। गैस क्यों बढ़ेगा? गैस बढ़ने के रीज़न क्या है? मेरा रेजिन ज़्यादा है, या बाइंडर ज़्यादा है, या मेरा पेंट जो है, पेंट में गैस है, पेंट में ठीक से इग्नाइट नहीं कर रहा हूँ, उसके वजह से गैस बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका बाइंडर एडिशन। अगर बाइंडर एडिशन ज़्यादा है तो क्या होगा? गैस ज़्यादा जनरेट होगा, उससे वजह से आपका ब्लो होल के चांसेस बढ़ेंगे। सैंड का मॉइस्चर, आपको कोर के लिए सैंड जो इस्तेमाल करनी है वो क्या करनी चाहिए? ड्राई करनी चाहिए। उसमें 0.5 से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 0.5 कितना इस्तेमाल करते हैं आप? या 0 ही होता है? 0 होता है या 0.5 होता है? 0.5 से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? आपका बाइंडर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आपके साथ ही में वो मॉइस्चर बाद में जाके आपको गैस देने वाला है। उसके बाद कौन सा कोर इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कोलबॉक्स है, शेल है, नोबेक है। इसमें शेल में सबसे ज़्यादा गैस जनरेट होता है। शेल में आपका जितना रेजिन परसेंटेज कम रहेगा उतना अच्छा है। रेजिन परसेंटेज नॉर्मली 3 to 3.5 नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं। हम सुबह बात कर रहे थे 4% है आपका, बराबर, एक कोर में, क्योंकि वो क्रिटिकल कोर है। तो वो 4% या उससे ज़्यादा आप अगर रेजिन डालेंगे तो उसका उतना गैस उसका बढ़ेगा। उतना गैस बढ़ेगा मतलब उतने वेंट आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, उतने आपको फिटलिंग में काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी। इसलिए जितना आप रेजिन कम कर सकते हो उतना रेजिन कम करना चाहिए। उसके बाद इसका पेंट, कलर, इसका अनबेक्ड कोर, ये भी कारण है। अनबेक्ड कोर किसी में क्या होगा? आपका रेजिन पूरी तरह जलेगा नहीं, तो वो गैस देगा। इसका कलर क्या चाहिए? नॉर्मली इट शुड बी ब्राउन और बिस्किट कलर, करेक्ट। वो अगर पीला रहेगा इसका मतलब वो अनबेक कोर है। अनबेक कोर है इसका मतलब उसमें गैस जनरेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा गैस जनरेशन का मतलब ब्लोर आएगा। कई बार आप ओवन इस्तेमाल करते हो, उसके जो हीटर्स है वो हीटर्स सभी जगह एक जैसे चल रहा है कि नहीं, उसका कैपेसिटी, उसका हर जगह का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कोई हीटर ख़राब हो जाता है, एक हीटर बंद है, तो वहाँ पर कोर क्या होगी? वहाँ पर ज़्यादा बेक नहीं होगी, वहाँ पर अनबेक रहेगी। तो वो आपको वहाँ से, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, कोर को काट के भी देखते हैं कि अंदर से कोर पूरी तरह पकी हुई है कि नहीं। बाहर से दिखती है, क्योंकि क्या करते हैं कई बार, अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो या फिर इन हाउस में भी अगर रात में कोर निकालने वाला आदमी है, क्या करता है, जल्दी कोर निकालता है और फिर वो कलर जो येलो है उसको
एडजस्ट करने के लिए वो बर्नर से ऊपर से वो बर्नर घुमाता है। और आपको बाहर से कोर दिखती है अच्छी है, जब आप अंदर कट करोगे तो अंदर मट्टी रहती है, वो बेक नहीं हुए, पूरी मट्टी रहती है, वो नहीं होना चाहिए। वो इसके लिए कोर का कट सेक्शन भी कई लोग करके देखते हैं। पेंटिंग में अल्कोहल बेस है, वाटर बेस इंपॉर्टेंट है। अगर अल्कोहल बेस है तो इग्नाइट ठीक से करना चाहिए। इग्नाइट जब तक वो पूरी तरह जल के अपने आप बुझ नहीं जाता तब तक इग्नाइट करना चाहिए। कई लोग को क्या करते हैं, जलाते हैं और फिर एयर लगाते हैं। एयर मारने के बाद क्या होगा, वो जला बंद हो जाता है, तो आधा ही उसका बर्निंग हो जाता है, तो उसके अंदर अल्कोहल का अंश रह जाता है, जो बाद में जाके आपको गैस के रूप में तकलीफ देता है। वाटर बेस्ड पेंट में क्या होता है, वाटर बेस्ड पेंट अंदर तक आपका डिपोजिशन होता है, सिर्फ बाहरी कोट नहीं होता है, अंदर भी थोड़ा कोट होता है। आप उसको ओवन से निकालना जरूरी है। अगर ओवन से नहीं निकाला तो क्या होगा, जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वो मॉइस्चर फिर बाहर आएगा और आपको तकलीफ देगा। तो इसलिए ओवन बेकिंग करना वाटर बेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अमाइन से वही तो बाइंडर, रेजिन बाइंडर एडिशन का मतलब सभी आ गया इसमें, ए पार्ट बी पार्ट, अमाइन नोबे का ए पार्ट बी पार्ट, और फिर शेल का फिनॉल फॉर्मेल्टाइल रेजिन, सभी आ गए इसमें। कोल्ड जो रहते हैं जब मीटिंग अगर यूज करेंगे तो भी कोल्ड बॉक्स कोर, कोल्ड मतलब अभी स्टोर किया हुआ है, हाँ ओवन से वगैरह गया है पहले, वाटर बेस है, रखा था लेकिन वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर वाटर बेस है, वाटर बेस। हाँ उसको रिटॉर्चिंग करना पड़ेगा। रिटॉर्चिंग से नहीं होता है नॉर्मली। आपका मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी लेटेस्ट कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है मेरा। ये एक कस्टमर का वाटर बेस का कोर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो कस्टमर ने मुझे कहा कि मेरा इस कास्टिंग में आपको वाटर बेस पेंटेड कोर ही इस्तेमाल करना है, मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं बाहर से वाटर बेस कोर ले रहा हूँ। तो क्या होता था, मैं लेने के बाद इमीडिएटली प्लानिंग नहीं होता था। आज मैंने कोर ली, कई बार 2 दिन के बाद प्लानिंग होता है, कई बार 3 दिन के बाद प्लानिंग होता है। और उस कोर को इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पिनहोल और ब्लोहोल जैसे छोटे छोटे डिफेक्ट आए। तो मैंने 2-3 ट्रायल अलग अलग करके देखी, मुझे वो गए नहीं। उसके बाद मैंने मेरे कोर शॉप का जो सुपरवाइज़र है उसको डाउट लाया, कि वो बोला कि हम चेंज करके देखते हैं, एक बार वाटर बेस की जगह अल्कोहल बेस पेंट करके देखते हैं। तो हमने अल्कोहल बेस पेंट का ट्रायल किया, वो भी 2-3 दिन ऐसे 2-3 दिन रख के इस्तेमाल किए, तो उसमें वो प्रॉब्लम 100% निकल गया। वाटर बेस कोर है, अगर आपने वाटर बेस किया है तो 100% इस्तेमाल करने से पहले ओवन में से जानी ही चाहिए। आपको ऊपरी हीटिंग से वाटर बेस नहीं चलता। और इसीलिए अगर मार्केट में जब जाओगे तो 90% लोग अभी भी अल्कोहल बेस ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव ओवन, क्योंकि उसमें ओवन की ज़रूरत 100% है। आप बिना ओवन वाटर बेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको आपको ओवन में से पास करना ही पड़ेगा बिफोर यूजिंग, एक आधा घंटा 1 घंटा पहले, ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आए और आप इस्तेमाल करें। तो वो जो है कि मेरा कोर निकालना, पेंटिंग करना, ओवन से बेकिंग करना और वो प्लानिंग, वो सारा सिंक्रोनाइजेशन लोगों का नहीं होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बेस को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्कोहल बेस आपने पेंट करके रख दिया और फिर 2 दिन के बाद भी उसको इस्तेमाल करना है, उसको जस्ट टॉर्च कर दिया तो भी चलता है। टॉर्चिंग किया तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वाटर बेस को सिर्फ टॉर्चिंग वाटर को टॉर्चिंग करके नहीं होता है, मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं चलता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो वो नहीं चलता है, वो आपको तकलीफ देता है कुछ ना कुछ। अल्कोहल बेस चलता है, वाटर बेस नहीं। वाटर बेस आपको 100% ओवन में से ही निकालना पड़ेगा। सर कोई हम लोग बोलते हैं अगर हम वाटर बेस पेंट करके ऐसा 1-2-3 दिन आराम से रख सकता है, बाद में प्री हीटिंग करके यूज़ करते हैं लोग कहते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वही बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रॉब्लम करता है, 100% करता है प्रॉब्लम। लोग ओवन में भी नहीं डालते, वो क्या धूप में रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। एक्चुअली मेरा कस्टमर भी बोल रहा था, बहुत लोग ऐसा करते हैं करके, लेकिन मुझे मेरा एक्सपीरियंस में वो प्रॉब्लम करता है। उससे अल्कोहल बेस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप टॉर्च कर सकते हो। यू कैन श्योर शॉट कि मेरा कोर है उसका मॉइस्चर मैंने जो सरफेस मॉइस्चर है वो निकाल दिया है, श्योर शॉट है आप, वैसा उसमें नहीं होता है। कोर टेम्परेचर यूज करने से पहले कितना होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर, इमरजेंसी रहता है? रूम टेम्परेचर से +5 डिग्री तक होना चाहिए नॉर्मली। उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर कोर गर्म रहेगा, आपका मोल्ड ठंडा है, तो मोल्ड क्या करेगा, कोर का मॉइस्चर खींचेगा, उसके ऊपर एक ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, एक स्वेटिंग आएगा,
और उसके वजह से फिर मेटल आएगा तो फिर सैंड फ्यूजन आ सकता है। जैसे मैंने इसलिए सुबह पूछा ना आपको सैंड फ्यूजन के वक्त कि आप कितनी देर होल्ड करते हो, टेम्परेचर क्या है आपका, सैंड का टेम्परेचर क्या है, कोर का टेम्परेचर क्या है। और इधर अभी प्लास्टिक चिल्स वगैरह गोल्ड में और वेरी गुड, क्या लिखा है? रस्टी चिल्स। चिल मैनेजमेंट सबसे मुश्किल काम है। चिल का इस्तेमाल जितना कम करो उतना अच्छा है। चिल का मैनेजमेंट कैसे आप कैसे करते हो? चिल इस्तेमाल कैसे करते हो? हाँ, जब बाहर निकलता है कास्टिंग तो चिल बाहर निकलेगा शॉर्ट ब्लास्टिंग के ऊपर, उसको जमा करेंगे, शॉर्ट ब्लास्टिंग करेंगे, उसके बाद चिलकोट लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। बराबर, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। क्या करते हैं लोग, शॉर्ट ब्लास्टिंग से निकालते हैं कास्टिंग से निकला हुआ चिल, वही चिल लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले इट शुड बी फ्रेश, क्लीन, शॉर्ट ब्लास्टेड एंड कोटेड, रूम टेम्परेचर के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद भी गर्म करने के बाद भी रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए, वो ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। उसका लाइफ कैसे मॉनिटर करते हैं? चिल का लाइफ, आज मैंने चिल नया बनाया, कितने दिन इस्तेमाल करूँगा मैं? लाइफ टाइम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, 3 times, फक्त ओनली 3 times। वो रिसर्च डायमेंशन के देख के डायमेंशन का बात नहीं, हम चिल इस्तेमाल क्यों करते हैं? लेट्स गो फर्दर। सॉल्टिफिकेशन के लिए, बराबर। मैं बहुत थ्योरेटिकल नहीं हूँ, मेरे को थ्योरी मालूम नहीं। मैं बीएससी केमिस्ट्री हूँ, मैं मेटलर्जी नहीं हूँ, इसलिए मुझे थ्योरी मालूम नहीं। मुझसे ज़्यादा थ्योरी आप लोगों को, शायद आप लोगों से में से बहुत लोगों को ज़्यादा पता होगी, लेकिन उसके प्रैक्टिकल क्यों तक जाना चाहिए, ये मेरा लॉजिक है। अभी इन्होंने कहा कि 3 बार इस्तेमाल करता हूँ, इन्होंने कहा, और इन्होंने क्या कहा अभी, शॉर्ट ब्लास्टिंग करके डायमेंशन। तो चिल बदलनी क्यों चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, बराबर। तो आपने क्या कहा कि चिल का इस्तेमाल क्यों होता है? सॉल्टिफिकेशन के लिए, बराबर है। मतलब वो क्या करती है, मेटल को ठंडा करती है। मेटल को ठंडा क्यों करती है? सॉलिड सेक्शन होने की वजह से। नॉर्मली चिल हम किससे बनाते हैं? कास्टिंग से बनाते हैं, बराबर। तो कास्टिंग से क्या होगा, जब मेटल उसके पास आएगा तो क्या जल्दी सॉल्टिफाई होगा, बराबर। जैसे जैसे चिल पुरानी होती जाएगी क्या होगा उसका? हाँ, उसकी चिलिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसका अंदर का स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्टेड हो जाएगा। जब कॉम्पैक्टेड होगा तो क्या होगा? शुरू में हमने देखा है क्या होगा, सिंकेज टेंडेंसी बढ़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पुरानी चिल बहुत दिनों से इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोहल से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ पर सिंकेज आना चालू होता है। क्यों सिंकेज आना चालू होता है? क्योंकि वो चिल पुरानी हो चुकी है, उसको आपको रिप्लेस करना होता है, लेकिन आप रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता नहीं कि पुरानी चिल कौन सी है, नई चिल कौन सी है। क्योंकि नई चिल अंदर आती जाती है, पुरानी चिल भी अंदर है, नई चिल भी अंदर है, आपको पता नहीं होता है कि वो पुरानी है कि नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, चिल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये मेरी चिल है तो मैं यहाँ पर एक लेटर लगाता हूँ, ABCD, वो मंथ का लेटर होता है। A मतलब जनवरी, B मतलब फरवरी, C मतलब मार्च। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ पर हम 3 महीने इस्तेमाल करते हैं, हमारा थंब रूल है। अब ये भी डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि हर पैटर्न का लाइफ, हर पैटर्न की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हर एक चिल 2 में लग सकती है, 3 में लग सकती है, एक चिल 1 में भी लग सकती है, तो वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया, हमारा एक थंब रूल बनाया कि 3 महीने के बाद हम सारी चिल बदल देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही चिल बनाता हूँ, वो जनवरी में स्टार्ट करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च के 2nd वीक में फिर चिल का पैटर्न लगाता हूँ, उसमें C लिखा होता है। उस C का चिल जैसे ही मेरे फरवरी मार्च एंड में आ जाएगा, मैं A का चिल भट्टी में डाल देता हूँ, C का चिल लेके, सिंपल। और वो लेटर कहाँ होना चाहिए, जो मेरा सैंड में जाने वाला एरिया वहाँ पे होना चाहिए, मेटल का टच एरिया में नहीं होना चाहिए, ताकि वो चिल टेढ़ा मेढ़ा ना बैठे। तो इससे आप लाइफ मॉनिटर कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका सिंकेज टेंडेंसी कम हो जाएगी और ब्लोहोल का रीज़न भी जो आपका मेन है वो भी कम हो सकता है।
मैं हम तीन महीना इस्तेमाल करता हूँ, 3 महीना। क्योंकि ये जो इशू है ना, वन ऑफ आवर कस्टमर ऑल्सो हैड रिकमेंडेड कि आप चिल हाँ कैसे मॉनिटर करते हो, ओके। एक्सपायरी कैसे मॉनिटर करते हो, अच्छा, और फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका वर्क इंस्ट्रक्शन है, चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई मेरी बताना, चिल मैनेजमेंट में। चिल मैनेजमेंट में हम क्या डालते हैं, चिल कोट डालते हैं ना। चिल कोट में पेंट आता है, पेंट धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। पतला है वो सॉलिड हो जाएगा ना धीरे धीरे। फिर क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। उसकी विस्कोसिटी आपको मेंटेन करनी है। विस्कोसिटी मेंटेन करने के क्या करते हैं आप, थिनर लगाते हैं और बर्न करते हैं। थिनर डालना है। कई लोग क्या करते हैं, कॉस्ट सेविंग क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। कभी भी पानी नहीं डालना है, कभी भी। वो गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि उसको क्या करना, उनको लगता है उसको पतला ही करना है ना, पानी डालेंगे तो क्या होता है, इसलिए पानी डालते हैं, पतला करते हैं, उसका सिर्फ मेंटेन करते हैं, चिलकोट करते हैं। तो पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ थिनर डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें वर्क इंस्ट्रक्शन में है, मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे जब व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो। हम जो डायरेक्ट अभी चिल है, मेटल को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल चिल यूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं। कोर के अंदर की हाँ, कोर के अंदर वो बेहतर है, लेकिन उसके लिए आपको वो वॉल थिकनेस मेंटेन करनी है। चिल का और मेटल के बीच की जो वॉल थिकनेस है वो 10 mm, मैक्सिमम 15 mm, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। और वो अंदर चिल डालना, वो रखना थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। मैं भी 2-3 जगह करता हूँ। नॉर्मली हम सेंटर कोर जो होती है उसमें ज़्यादा करते हैं, जो बोर के लिए। मोल्ड में भी ऐसा ही कर रहे हैं, ग्रीन सैंड में भी ऐसा ही मोल्ड चिल में। वो इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इसका लाइफ का इसका ज़्यादा संबंध नहीं आता है, क्योंकि वो मेटल के साथ टच नहीं करती है। इसलिए वही इसलिए वहाँ पर आप थोड़ा सा फ्रीडम ले सकते हो। लेकिन जो मेटल को टच करती है वहाँ पर आपको लाइफ का भी और इसका कोटिंग और सारी चीज़ों का पूरी तरह ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो लेने के देने पड़ जाते हैं, करने जाते हैं एक और प्रॉब्लम हो जाता है दूसरा कुछ और। ठीक है, आगे जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसी के ऊपर यही, हाँ फोटो ले लो, फोटो नहीं, अभी इसी में हम सैंड फ्यूजन भी कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें और उसमें। तो एक हमारा टॉपिक वही ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और अभी सैंड फ्यूजन भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि सैंड फ्यूजन में इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग 90% वही रीजन्स है। सैंड फ्यूजन क्यों होता है, व्हाट इज सैंड फ्यूजन? सैंड फ्यूजन का मतलब क्या है? सैंड फ्यूजन हमने देखा है ना सुबह देखा हूँ। वही तो क्या है? हाई टेम्परेचर सर, हाई टेम्परेचर। रीज़न नहीं पूछा हूँ मैं, सैंड फ्यूजन मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है सैंड फ्यूजन में? हाउ टू डिफाइन द डिफेक्ट, दैट इज माय आस्किंग। पहले उसको समझ लेते हैं। मेटल और सैंड वॉश आउट होता है और सैंड और मॉइस्चर मिक्स होके एक लेयर बन जाता है, सही है? मतलब सैंड का मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होता है और उसके वजह से एक आपको अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड सरफेस मिलता है, जो आपको नहीं चाहिए, जो आप फिटलिंग नहीं कर सकते, जिसके ऊपर मशीन नहीं कर सकते, दिखने में ख़राब है ऐसा, सही है? दैट इज सैंड फ्यूजन। तो इसका डायरेक्ट संबंध लोहल के साथ है, इसलिए मैंने इसको कंबाइन करूँगा मैं, क्योंकि इसका संबंध डायरेक्टली किससे है? मॉइस्चर से। जितना आपका सैंड का मॉइस्चर ज़्यादा, उतना सैंड फ्यूजन के रीजन ज़्यादा। जैसे यहाँ से आप देखते जाएंगे तो मेटल का तो ज़्यादा संबंध उसमें नहीं है, उसमें मेजर संबंध है वो सैंड का है, कोर का है, और इसमें पोरिंग का भी संबंध नहीं है, इसमें सैंड का मेजर संबंध है। और मॉइस्चर क्यों होता है? हमने जैसे बताया कि सैंड का मॉइस्चर ज़्यादा है, आपका डेड क्ले ज़्यादा है, और टेम्परेचर
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्या करेगा, सैंड और मेटल फ्यूज़ हो जाएगा। इसका और एक कारण है आपकी सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस, सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस। अगर वो सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस कम है तो क्या होगा, वो टेम्परेचर एब्सॉर्ब करने की क्षमता उसमें अगर नहीं है तो वो फ्यूज़ हो जाएगी। इसलिए उसको भी कभी कभी चेक करना चाहिए। नॉर्मली इसका बहुत रेयर केसेस में होता है, ज़्यादातर 99% में वो रीज़न नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अच्छी सैंड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 1% चांसेस है कभी तो उसका रिफ्रैक्टिवनेस भी चेक करना चाहिए। सैंड फ्यूजन में मेजर कारण है उसका मॉइस्चर। मॉइस्चर के साथ में हमने जैसे सुबह बताया कि अगर हमने गैस ठीक से नहीं निकाला, मोल्ड का गैस हो या फिर कोर का गैस हो, अगर गैस नहीं निकाला तो क्या होगा, वो गैस क्या करेगा, अंदर रहेगा, मेटल आएगा और क्या होगा, अंदर स्पर्टिंग होगा। मेटल, मॉइस्चर, गैस, इसका क्या होगा, स्पर्टिंग होगा। स्पर्टिंग होने से क्या होगा, फ्लैश होगा, पूरा फ्लैश होगा तो डेफिनेटली वो जो फिनिश है या वो जो सरफेस है वो क्या होगा, डैमेज होगा और वहाँ पर आपको सैंड फ्यूजन दिखाई देगा। इसलिए मोल्ड का और कोर का गैस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सुबह भी हमारे केस में देखा कि हमने गैस निकालना है। गैस अगर निकालेंगे तो वो स्पर्टिंग कम होगा, वहाँ से स्मूथली मेटल का फ्लो क्या होना चाहिए, लैमिनर होना चाहिए। मेटल का फ्लो लैमिनर नहीं है, वहाँ पर टर्बुलेंस है, बट जहाँ पर टर्बुलेंस रहेगा वहाँ पर ये मेटल सैंड फ्यूजन के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। इसलिए वेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन सैंड फ्यूजन ऑल्सो। मॉइस्चर है, गैस है, उसके बाद कोर में हमने जैसे ये सारी चीज़ें देखी, सैंड का मॉइस्चर है, उसके बाद बाइंडर है, सैंड का गैस, सैंड का कोर का गैस निकालना भी इम्पोर्टेंट है। कोर का गैस निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर जहाँ पे रखती है वहाँ पर बाइंडर है तो वहाँ पर गैस जनरेट होगा, तो वो गैस आपको निकालना है। अगर वो नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ कोल्ड मेटल निकालोगे तो नहीं चलेगा। गैस जो है वो गैस निकालने के लिए आपको कोर के अंदर वेंट लगा के कोर का गैस बाहर निकाल के उसको फिर जॉइन करके मोल्ड के ऊपर लेके आना ज़रूरी है। वो अगर आपने नहीं निकाला तो फिर क्या होगा, फ्यूजन भी आएगा और ब्लो लाने के भी चांसेस वहाँ पर रहेंगे। WTS कम होगा तो WTS रिलेटिव टर्म है। अभी WTS के बारे में ऐसा स्पेसिफिक कोई लिटरेचर नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लोग WTS के बारे में बात करते हैं, कौन लोग बात करते हैं, बेल्टोनेट वाली बात। क्यों? उनको उसका मटेरियल बेचना है और कुछ नहीं है। WTS का डायरेक्ट संबंध ऐसा नहीं है। WTS एक काम करता है कि WTS का मतलब क्या है, वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। वैसे एक हॉट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है। आपको एक्चुअली क्या चाहिए, हम जिसे चेक करते हैं, जिसे चेक करते हैं मतलब क्या करते हैं, मोल्ड का कंडीशन जिस कंडीशन में है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। एक्चुअली वो स्ट्रेंथ हमें चाहिए कब, रूम टेम्परेचर पे चाहिए क्या, नहीं चाहिए। आपको वो कहाँ पर चाहिए, जब मेरा मेटल मोल्ड में आएगा और जो 1400-1350 डिग्री टेम्परेचर का मेटल जब उस मोल्ड के कांटेक्ट में आएगा, उस वक्त मेरी क्या होनी चाहिए, मोल्ड की स्टेबिलिटी चाहिए। उस वक्त स्टेबिलिटी नहीं मिली तो क्या फ़ायदा है क्या। तो वो चेक करना अभी तक वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये बेल्टोनेट वाले क्या करते हो, WTS का नाम लेके, हाँ WTS चीज़ अच्छी है लेकिन WTS आपको गाइडलाइन कुछ नहीं देता है। WTS लोग क्या नॉर्मली आपकी 15-14 से लेके 17-18 तक रहेगी। 18 मिनिमम। आपकी कितनी आती है, आपका फॉन्डवेल है ना, बेल्टोनेट कौन सा है, फॉन्डवेल है, कितनी आती है आपकी, 18 मिनिमम। एक्चुअली फॉन्डवेल में आपको 20 से 25 तक आनी चाहिए, एक्चुअली 26 से 30 आनी ही चाहिए, उनका 26 क्योंकि वो सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट है और उसमें आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलती है, मतलब कंजम्पशन आपका कम होता है। आप अगर नॉर्मल बेंटोनाइट इस्तेमाल करोगे कैल्शियम वाला, आशापुरा का या फिर और किसी मारुति इसका, तो वहाँ पर आपको एक्टिव क्ले भी ज़्यादा होना चाहिए, 8.5 to 9.5, या इसमें आपको एक्टिव क्ले 7 से 7.5 से लेकर 8.5 तक आप कंट्रोल कर सकते हो।
और उसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी 1400 और आपको WTS भी मिलेगी 20 के 25 के बीच में। कहाँ पर? सोडियम में। कैल्शियम में नहीं होता है। कैल्शियम में आपको जीसेस अच्छा, इसमें जीसेस कम मिलता है। जीसेस आपको 1700-1800 कभी नहीं मिलेगा इसमें। इसमें आपको 1300-1400 उतना ही मिलेगा। 1200-1300 थोड़ा कम है, लेकिन 1300-1400 तो मिलना चाहिए। लेकिन आप रेगुलर कैल्शियम वाला बेंटोइड इस्तेमाल करोगे तो जीसेस आपको 1700 तक मिलेगा। एक्टिव के लिए भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन WTS कम रहेगी। वहाँ पर आपको WTS 12, 13, 14 उतनी ही मिलेगी। तो दोनों अपोजिट और रिलेटिव टर्म है, ऐसा कोई रिलेशन उसका नहीं है। उसके ऊपर आएंगे हम, सैंड के ऊपर वापस बात करने हो तब करेंगे। ये हो गया आपका, क्लियर है? अब हम जाएंगे अगला डिफेक्ट कोल्ड, पहले खत्म करेंगे, बाद में आखिर में सैंड के ऊपर आएंगे। फोटो ले लिया? मैंने नहीं लिया। क्या हो गया? मोल हार्डनेस लिखा ना, मोल हार्डनेस नहीं लिखा है, मोल डायलेशन में लिखा है हमने। एक्चुअली ब्लोअर के लिए मोल हार्डनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। मोल हार्डनेस का संबंध डायरेक्ट डायलेशन से, डायलेशन का रिलेशन श्रिंकेज से, ब्लोअर से नहीं है। सैंड फ्यूजन के लिए मोल हार्डनेस भी, मोल उसका डायलेशन से संबंध है थोड़ा। वर्टिकल फेस में वही तो गैस, क्योंकि बाहर निकल टॉप फेस पे आएगा वो गैस, वहीं पे जाके अटकेगा और वहीं पे आपका मेटल टच होगा। हॉरिजॉन्टल फेस पे आपका फ्यूजन कभी नहीं मिलेगा, फ्यूजन ऐसा ही मिलेगा हमेशा। और वो भी आपको नॉर्मली कोप हॉप में मिलेगा, ड्रैग हॉप में नहीं मिलेगा, क्योंकि गैस कहाँ पर आएगा? ऊपर ही आएगा, वहीं पे वो आपको तकलीफ देगा। हाँ हाँ, बॉटममध्ये ऑब्झर्वेशन होतं म्हणजे मॉइश्चर खाली ओढलं जातं। जर तुमचा डीप डाऊन मोल्ड असेल तर ते मॉइश्चर सगळं खाली 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 येऊन एका ठिकाणी साठतं आणि तिथं मॉइश्चर साठल्यानंतर तिथं मोल्ड आणि मेटल यांचं कॉन्टॅक्ट होतं। मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब केल्यामुळं ते डिफेक्ट येतो। गॅसचा डिफेक्ट हा नेहमी वरच्या फेसमध्ये येणार आहे। मॉइश्चर कोल्डला मेन कारण मेटल, लो टेम्परेचर, फ्लुइडिटी। हाँ, लो टेम्परेचर, मेटलची फ्लुइडिटी कमी, लो फ्लुइडिटी, और इंटरप्टेड पोरिंग, और फुल लैडल। कास्टिंग आएगा क्या? ये कास्टिंग आएगा? क्यों? क्या करना पड़ेगा फिर? मेटल डिस्ट्रीब्यूशन, मेटल डिस्ट्रीब्यूशन। काय होणार?
कहाँ पे कोल्ड आएगा? कोल्ड कुठे येणार? क्यों? तो वाल कमी आहे. वॉल कमी है, सेक्शन थिकनेस गॅस आहे. क्या करना पड़ेगा? इधर गॅस कितना होना चाहिए? गॅस जर बाहर करना चाहिए. कोल्ड मेटल निकालना चाहिए, बराबर? लीकेज काय होणार? पेटी वरची खालची आहे, भरली आहे आणि इथनं बॉक्स लिकेजमधनं इथनं मेटल गेलं, मग इथं काय होणार? तेवढाच भाग कोल्ड येणार. मोल्ड हार्नेस मोल्ड हार्नेसचा नाही काय फरक पडत. नाही, मोल्ड हार्डनेस आहे तर मेटल फ्लो पुढे जाणार ना. मोल्ड हार्डनेस राहिलं तरी मोल्ड मेटल फ्लो पुढे जाणार ना. स्पीड मिळतच नाही ना, फ्लोला मिळत. फ्लोला आहे मेटलला. मोल्ड हार्नेसचा नाही फरक पडणार. हार्डनेस नसेल तर फ्लो जात नाही ना. स्कॅब येईल फ्लो होत नाही ना स्पीड, त्या स्पीडने. नाही हार्डनेस नसेल तर नाही फरक पडत. फरक पडत नाही. अजून स्लो पोरिंग कुठे लिहिले की आपण? इंटरप्टेड पण लिहिलं आहे. बरं ठीक आहे, स्लो पोरिंग टाईम जास्त. कोर कंडिशन मतलब कोर जर हीट केली नाही तर काय होणार? का? तीन होल येईल, ग्लो होल येईल, कोल नाही येणार. गॅस जर नाही काढला तर? गॅस काढला नाही तर? थँक्यू. गॅस नाही काढला तर? बघितलं का असं कधी? बघितलं का मिसमॅच? चालेल काय एवढं बारकं दिलं तर? इंगेटचं सेक्शन थिकनेस पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे. इंगेट सेक्शन थिकनेस बघितलं का हे पण? काय झालं? ओव्हरलॅप देताना ओव्हरलॅप एका बरोबर आलेलं नाही आहे. मिसमॅच ऑफ ओव्हरलॅप. नॉर्मली ह्याला इकडनं आपण गॅस काढावा लागतो. जर नाही काढला तर मेटल फ्लो इकडं जातं. हे कोल्ड मेटल जर बाहेर नाही काढलं तर या ठिकाणी आपल्याला कोलशॉट येण्याची शक्यता, जर कास्टिंग पातळ असेल तर. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कास्टिंगचा सेक्शन थिकनेस. यातलं कुठलं कास्टिंग कोल्ड येईल? ह्याला कोल्डची शक्यता आहे. ह्याला कोल्ड शक्यता का? सेक्शन जाड आहे, हा सेक्शन पातळ आहे. हा पटकन सॉलिडिफाय होणार. ह्याला फ्लुइडिटी चांगली पाहिजे. फ्लुइडिटी कमी असेल तर हे कास्टिंग कोल्ड येणार. ह्याला फ्लुइडिटीचा फार मोठा फरक पडत नाही. कमी जास्त असेल तरीसुद्धा कास्टिंगचा सेक्शन मोठा असल्यामुळं कास्टिंग कोल्ड येणार नाही किंवा कोल्ड येण्याची शक्यता
कमी होईल. त्यामुळं कास्टिंगचा सेक्शन थिकनेस. अजून मेटलर्जीमध्ये कार्बन इक्विवलंट मॅटर करतो का नाही? कमी असेल तर काय होणार? मेटलची फ्लुइडिटी कमी होणार. फ्लुइडिटी कमी झाली की कोल्ड येणार. प्रेशर हेड, प्रेशर कमी असेल तर ब्लोअर पण येईल. त्याचप्रमाणे टॉप सेशनला काय होऊ शकते? कोल्ड येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रेशर हेड. अजून काय वेगळं वाटतंय? फिल्टर ब्लॉक. फिल्टर ब्लॉक. अजून स्लॅगिश मेटलनं किंवा लो टेम्परेचर किंवा स्लॅगिश मेटल. लो टेम्परेचर म्हटलंय आपण. अजून कारण बघितलं का? असा प्रकार फिल्टर आहे आणि ते डाऊनस्पोचं वरचं काय झाले? एवढाच एरिया कव्हर केला आहे. काय होणार? एरिया कमी कव्हर केल्यामुळं मेटल फ्लो जाणार नाही आणि तुमचं कास्टिंग पोरिंग टाईम वाढणार. पोरिंग टाईम वाढल्यामुळं कास्टिंग कोल्ड येणार. हे प्रॅक्टिकल काही घटना मी अनुभवलेल्या तुमच्यासमोर दाखवल्या. स्लॅग अडकला काय होणार? ब्लॉक होणार फिल्टर. ते पण एक कारण आहे. फिल्टर ब्लॉक लिहिलंच आहे आपण ऑलरेडी. ठीक आहे. हे काय झालं? कोल्ड. आता शेवटचं काय आपलं? सँड. सँडची कारणं आणि त्यानंतर आपण सँडच्या थोड्या प्रॉपर्टीज मी दाखवतो. सँड. सँडचं मेटलशी काय संबंध आहे का? मेटलची काय संबंध आहे? मेल्टिंग. हाय टेम्परेचरनं काय होणार? आता सगळ्यात पहिलं म्हणजे सँडचे 3 भाग आहेत. सँड हा एक जरी डिफेक्ट असला तरी त्याच्यामध्ये सँड वॉश, सँड क्रश, सँड इरोजन हे 3 वेगवेगळे भाग आहेत. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं ज्यावेळेस आपण सँड म्हणतोय, सँड म्हणजे नक्की काय हे समजायला पाहिजे. हे सँड इरोजन आहे, सँड वॉश आहे का सँड क्रश आहे? या 3 मध्ये पण फरक आहे. आपण जेवढं ह्याच्यामध्ये कवर करता येईल तेवढं करायचा प्रयत्न करूया. आता हाय टेम्परेचरनं काय होणार आहे? इरोजन होणार आहे. इरोजन होणार आहे. सँड काय वाहून जाणार आहे. इरोजन म्हणजे वाहून जाणं, क्रश म्हणजे पडणं, वॉश म्हणजे लूज सँड. थोडक्यात लूज सँड. इरोजनमध्ये ही गेटिंगमधनं जाते किंवा आपण वॉश आणि इरोजन एकत्र झालं तर क्रश आणि इरोजन अशा 2मध्ये आपण धरू शकतो. सँड ड्रॉप. ड्रॉप आणि क्रश एकच आहे बरोबर. ठीक आहे. पुढं टेम्परेचर. 5 वाजले, आपल्याला वेळ कमी आहे.
पटपट पटपट. मेटलचं काय नाही. मेल्टिंगशी काय संबंधित बाकी नाही आहे, बरोबर. त्यामुळे मेल्टिंग विषय संपला. पोरिंग, फास्ट पोरिंग, हाईट, पोरिंग हाईट, बरोबर. पोरिंग हाईट जास्त असेल तर काय होणार? इरोजन होणार. त्यानंतर काय म्हटलं आपण? पोरिंग हाईट नंतर पोरिंग फास्ट पोरिंगनं पण इरोजनच होणार. हां, इनकरेक्ट चोक असल्यामुळे काय होणार? सँड अरेस्ट व्हायला पाहिजे, ती अरेस्ट नव्हता. सँड असू दे किंवा इन्क्लुजन, कुठलं इन्क्लुजन काय होणार? कॅरी होणार पुढं. आणि म्हणजे फिल्ट्रेशन नॉट प्रॉपर किंवा चोक नॉट प्रॉपर. पुढं टर्ब्युलन्सनं काय होणार? वॉश होणार, उदसणार सँड आणि निघून जाणार. पोरिंग हाईट आपण लिहिले की फास्ट पोरिंग हाईट लिहिले की पहिलं तेच लिहिले. पुढं लॅडलमधलं मटेरियल आपण मगाशी बोललो, ते मटेरियल वाहून जाण्याची पण शक्यता असतं. त्यामुळे लॅडलचा क्लिनलीनेस म्हणूया आपण, अँड मटेरियल वॉश. पुढं पोरिंग झालं. मोल्डिंग, हां, लेस, सँडवॉल लेस. पुढं लो मोल हार्डनेस. आपण मोल्डिंगवरती आलो. बरं, लो मोल हार्डनेस. अजून लो सँडकॉर्ड किंवा लेस सँडकॉर्ड. सँडकॉर्ड नसेल तर काय होणार? मोल हार्डनेस पण येणार नाही आणि सँड वाहून जाणार. पुढं लो मॉइश्चर किंवा ड्राय सँड. लो मॉइश्चर किंवा ड्राय सँड. पुढं एज बरोबर जर नसेल, रेडियस इनप्रॉपर रेडियस, इनप्रॉपर ड्राफ्ट. हे कारण ह्याला पण लागू आहे, शिंकेजसाठी पण लागू आहे. पॉईंट आपला राहिला. रेडियस जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी डिप्रेशन किंवा शिंकेज येऊ शकतं. त्यामुळे शिंकेजला पण लागू आहे. इनप्रॉपर गेटिंग. तुम्ही काय म्हणला? आज आमचा एक केस मोल्ड अंडरकट. अंडरकट सगळ्यात मोठा पॉईंट आहे हा. आणि मोल्ड क्लिनिंग, मोल्ड क्लोजिंग, कोर सेटिंग. ही सगळ्यात मेजर कारणं आहेत. मॅक्सिमम सँड ड्रॉप किंवा सँडचं रिजेक्शन या 4-5 कारणाशी रिलेटेड, जास्तीत जास्त 50% रिजेक्शन हे या 4 किंवा 5 कारणाशी रिलेटेड असतं. तिथं तुम्ही फोकस केला की तुमचं 50% सँडचं रिजेक्शन कमी व्हायला मदत होते. ही 4-5 कारणं खूप महत्त्वाची आहेत. ह्याचं ऑब्झर्वेशन खूप महत्त्वाचं आहे. क्लोजिंगसाठी आम्ही तुम्हाला क्लोजिंग युनिट. हां, तेच की. मग मोल्ड क्लोजिंग, जर मोल्ड क्लोजिंग प्रॉपर झालं नाही किंवा कोर क्रश होत असेल तर क्रशमध्ये आता कोर सेटिंग नॉट प्रॉपर. त्यानंतर कोरचे अलाउन्सेस, कोर क्लिअरन्सेस नॉट ॲडिक्वेट. त्यानंतर स्वेलिंग ऑफ कोर,
कोर जर फेल झाली तर काय होणार? फ्रेश करणार. मोल्डिंग क्लोजिंग युनिटचं आमचं डिस्कस करायचं. क्लोज युनिट ॲटो क्लोजिंग युनिट आहे त्या प्रोसेसमध्ये आम्हाला ॲटो क्लोजिंग मॅन्युअल ॲटो क्लोजिंग करतो सगळं प्रोसेस. अल्पलाईनला तसं करतात. अल्पलाईनला ॲटो कोरिंग क्लोजिंग नसते. ऑटो का नको, फक्त क्लोजिंग युनिट पाहिजे. हां फिक्चर मिळू शकतं. कोर सेटिंग फिक्चर मिळू शकते. कोर सेटिंग फिक्चर तुम्हाला मिळू शकते. बॉक्स सेटिंग बॉक्स सेटिंग बघितलं नाही मी, पण करू शकतात लोक. बघितलेलं नाही मी तसा कुठं. अल्फाला बघितलेलं नाही मी कुठं या लाईनला. इश्यू जे आम्ही ऑब्झर्व करतो ते सँड कोलॅप्सिबिलिटी आफ्टर बरेच सँड स्टिक राहते. सँड पिलॉप कशामुळे होतोय? सगळ्यात मेन कारण म्हणजे हाय क्ले, त्यामध्ये डेड क्ले आला प्लस ॲक्टिव्ह क्ले पण आला. दुसरं महत्त्वाचं कारण लो व्हॉल्यूम ऑफ सँड, नंबर ऑफ टन्स पर डे. सँडचे टन नंबर ऑफ सँड किती रोटेशन तुमच्या हातात होतात? सँड रेशिओ किती पाहिजे? किती रोटेशन होतात? सँड 4 टाइम्स. 4. नॉर्मली 2 ते 3 ही प्रेफरेबल आहेत. 4 थोडं जास्त आहे. सँड व्हॉल्यूम थोडा वाढवता येते का बघा. सँड टू मेटल रेशो पण वाढतो. सँड टू मेटल रेशो येतो तिकडे. सँड टू मेटल. तो जर कमी असेल तर काय होणार? नंबर ऑफ टन वाढणार. नंबर ऑफ टन वाढले की सँड गरम होणार. सँड गरम झाले की मॉइश्चरची डिमांड वाढणार. मॉइश्चरची डिमांड वाढले की सँड फ्युजन, लो होल हे सगळे परत चक्रामध्ये तुम्ही अडकणार. स्टँडर्ड किती पाहिजे? नॉर्मली सँड टू मेटल रेशो हा नॉर्मली 1:5 आणि 1:7 ह्याच्यामध्ये कुठेतरी पाहिजे. तुमचा 1:6 आहे. मागाशी आपण जे कॅल्क्युलेशन केलं त्याप्रमाणे तो बरोबर आहे. ॲक्च्युली मी तुम्हाला म्हटलं नाही का, मी तुमचा बरोबर आहे. आता तो 1600 सँड होते. आपलं 400 किलो पण होते. 1600 झाला 400 किलो म्हणजे 1:4 झाला. 1:4 ठीक आहे. म्हणजे 1:4 1:7 पर्यंत ठीक आहे. 1:3 वगैरे नको. 1:2 1:3 तिथं गेला की ती सँड अजून बर्न व्हायला सुरुवात होती. आणि 1:8 1:9 1:10 गेला की सँड जरच कमी जाते. आणि त्यामुळं रिटर्न तुमचं मॉइश्चर पहिलंच जास्त असेल, तुमचं पण ॲडिशनल मॉइश्चर, त्यामुळे त्या मॉइश्चर वाढतं. त्यामुळे दोन्हीचं कंट्रोल पाहिजे प्रॉपर. ते 1:5 1:6 आहे तुमचं आत्ता माझ्या माहिती प्रमाणे. कास्टिंग बघून कळतं लगेच. तुम्ही वाढवलं आहे ना माती वाढवल्यानंतर सँड मेटल वाढवले आहे. त्या बॉक्समध्ये वाढवलेलं नाही आहे. वर तुम्ही 8 इंच वाढवत आहे माती ना. मेन कारण मला वाटतं त्याप्रमाणे आणि दुसरं तुमचं टेम्परेचर ऑफ रिटर्न सँड. त्याला मेन कारण ह्या टेम्परेचर ऑफ रिटर्न सँडला म्हणजे नंबर ऑफ टन्स आणि कूलरची इफिशियन्सी. आणि तिसरं महत्त्वाचं कारण जे तुमच्या हातात नाही म्हणजे हे सँडचे मुवमेंट, ट्रॅव्हलिंग. तुमचं ट्रॅव्हलिंग सँडचं खूप कमी आहे. कॉम्पॅक्टेड असल्यामुळं आणि त्यामुळे सँडचं ट्रॅव्हलिंग कमी असल्यामुळे तुम्हाला टेम्परेचर डाऊन करायला वाव मिळत नाही आहे. असं सँडचं लाईफ काय डिफाईन केलेलं आहे? किती वेळा आम्ही असं त्याला यूज लाईफ टाईम वापरू शकता सँड. मग इथं काय आलं ते की नंबर ऑफ टन्स पर डे. एका दिवसामध्ये मी किती वेळा सँड फिरवतोय? हां
त्याला काय आहे सर आहे? जेवढी जास्त वेळा सँड फिरणार तेवढे सँडचं ग्रेन तुमचे गरम होणार आणि ग्रेन गरम झाले की मॉइश्चरची डिमांड वाढणार. मॉइश्चर डिमांड वाढले की ॲडिशनल मॉइश्चर घेणार. मगाशी आपण बघितलं ब्लो होल, सँड फ्युजन ती सगळी काढणं चालू आहे. त्याला ॲक्शन म्हणून कूलर वगैरे इफेक्टिव्ह कूलर मग तेच काढलं की हे टेम्परेचर ऑफ रिटर्न सँड कमी करणं ह्याच्यासाठी सँडची मुवमेंट सँड जास्तीत जास्त वेळ तुमची हवेतून फिरली पाहिजे. सरफेस एरिया त्याचा जास्त पाहिजे. बेल्टवरनं फिरली पाहिजे. सेकंड म्हणजे नंबर ऑफ टर्न तुमचे कमी असायला पाहिजेत. आणि तिसरं म्हणजे कूलरची इफिशियन्सी. कूलरची इफिशियन्सी चांगली पाहिजे. लहान कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काय होतं सर, फॅन भरपूर वेळा रोटेट होतो. असा काय आयडिया आहे का? लोक मॅक्सिमम काय करतात त्यांचा हे कंट्रोल चांगला असतो आणि हे करतात मॉइश्चर ॲडिशन करतात. स्प्रिंकलर लावून टेम्परेचर कमी करतात. पण डस्ट बाहेर जात नाही स्प्रिंकलिंग नाही कूलर वापरायचंच की कूलर नंतर ते स्प्रिंकलर वापरतात. कूलर नंतर रिटर्न सँड स्टोरेज या दोन्हीच्या मध्ये ते वापरतात. मी जसं मागाशी म्हणलं तर अक्षय फाउंड्री इक्विपमेंटवाला त्याच्यावरती काम करतोय आता. ती इफिशियन्सी कशी अक्षय फाउंड्री इक्विपमेंट म्हणून कोल्हापूरमध्ये आहे तो यावरती काम करतो देतो. त्याचा कूलर पण चांगला आहे आणि त्याची तो याच्यावरती आता काम करतो आहे की ते मध्ये आत्ता इवन आयफेक्समध्ये एक युनिट ठेवतं ह्याचं कोणाचं होतं सावेलीचं होतं. ग्रुपवर माझ्या कोण आहे त्या ग्रुपवरती मी टाकलं होतं बघा. त्याचा रिकंडिशनिंग मिक्स एक प्री कंडिशनर म्हणून एक इक्विपमेंट आणलं होतं त्याने आयफेक्सला. नाही सवेलीचं होतं ते 2% मॉइश्चर रिटर्न करत होतं. त्यात तुम्ही इनकमिंगला सँड द्यायची ते सँड फिरवत होतं म्हणजे मिक्सिंग करत होतं पण मिक्सर नव्हे आणि कूलर पण नाही आहे. मग डस्ट एक्स्ट्रॅक्ट नव्हतं करत फक्त मॉइश्चर ॲडिशन करून तुमचं प्री होमोजिनियस मिक्सर तुम्हाला मिक्सिंग सँड देतो. ते तुम्ही कूलरनंतर तुमच्या रिटर्न सँड हॉपरच्या मध्ये बसवायचं आणि ते साधारणपणे 2% मॉइश्चर ते तुम्हाला देतं. मला असं ते मिक्स टाईप हे पाहिजे ते स्प्रिंकलर पाहिजे ते पण बेल्टवरती तुम्ही लावू शकताय. हजाम स्प्रे टाईप बेल्टवरती लावू शकताय. नाही व्हेरी स्पेसिफिक सांगायचं म्हणजे त्या टाईपचं पाहिजे. आपण इव्हन ॲग्रिकल्चरमध्ये बघतो की अक्षय फाउंड्री इक्विपमेंट नंबर देतो मी तुला. त्याचा कूलर पण चांगला आहे. मी विश्वकर्मामध्ये बसवला होता कूलर पण इफिशियंट आहे त्याचा. मग तुम्ही म्हणाल कूलर आणि याच्यामध्ये जर ती सायकल चालवता आली तर आणि तो त्याच्यावरती काम करायला लागला आहे. त्याचा प्रयत्न चालू आहे की ते कसं करायचं 2% मॉइश्चर कसं आणायचं याच्यावरती त्याचं काम चालू आहे. बरेच दिवस झालं चालू आहे. तो का जेव्हा मला भेटतो आमचं याच्यावरती बरंच डिस्कशन इंटरॅक्शन होतं आहे माझं त्याचं म्हणून मला माहिती आहे. OEM सगळे म्हणतात की तुम्ही किती बी टेम्परेचरमध्ये आमचं बाहेर 35 डिग्री 35 डिग्री येतो अजिबात नाही होत ते बऱ्याचशा गोष्टीवर त्याचा मेंटेनन्स पण आहे. कूलरचा मेंटेनन्स त्याच्या ज्या पाईप आहेत आतल्या त्या तुम्ही किती दिवसांनी साफ करताय. कारण शेवटी कसं आहे त्यातनं तुमची हवा जी बाहेर येते आहे ती किती प्रमाणात येते त्यावरती अवलंबून आहे. तुमचं त्यामध्ये वॉटर सर्क्युलेशन आहे. त्या वॉटरचं टेम्परेचर इनलेटचं किती आणि आउटलेटचं किती आहे. ते जर इनलेटचं टेम्परेचर जर तुम्ही 50 डिग्री ठेवलं आउटलेटला इनलेटला तर ते इफिशियंटली कूल करणारच नाही. ते तुम्हाला त्यासाठी कूलरला तुम्हाला हे बसवावं लागतो हीट एक्सचेंजर आणि कूलिंग टॉवर बसवावा लागतो आणि त्याचं आउटलेटचं टेम्परेचर तुम्हाला मेंटेन करायला पाहिजे 15 डिग्री वगैरे. ते 15 डिग्रीचं टेम्परेचरचं पाणी तुमच्या कूलरला जायला पाहिजे. तिथं आपला कंट्रोल नसतो. आपण फर्नेसचं मोजत असतो पण सँड कूलरचं मोजत नाही. तिथं खराब झालेला कूलर बसवतो आपण काहीतरी कुठला तरी जुना पेंडिंग असलेला शिल्लक असलेला. ते कंट्रोल जेवढे तुम्ही ॲडिक्वेट कराल तेवढे इफिशियन्सी वाढणार. जेवढे कंट्रोल ॲडिक्वेट नसतात तेवढी इफिशियन्सी कमी होणार. सिम्पल आहे. आणि बरेचसे जे मुद्दे आहेत हे काय म्हणतो कॉन्सन्ट्रेट झालेले नाही आहेत. मॅनेजमेंट असू दे किंवा क्वालिटी असू दे किंवा इव्हन आपलं प्रोडक्शन असू दे ती लोक ह्याच्यावरती एवढा फोकस आपण कधी करत नाही या गोष्टींवरती. सँड कूलरची इफिशियन्सी त्याचा मेंटेनन्स बंद पडला चोक झाला तेवढ्यापुरतं साफ करायचं आणि चालू करायचा. ब्लेड आहे मिक्सर ब्लेड त्याचा गॅप जास्त अजून प्रोडक्शनमध्ये जास्त त्या बारक्या गोष्टी खूप मॅटर करतात फाउंड्रीमध्ये आणि त्या बारक्या गोष्टी तुम्हाला खड्ड्यामध्ये घालतात. सँड कार्ड आपण बोललो सँड थिकनेस कमी हे नको. दुसरं महत्त्वाचं मगाशी आपला एक विषय झाला होता कोणतरी सांगितलं तो पण मुद्दा इथं महत्त्वाचा आहे.
हे डिस्टन्स आपण मगाशी पण बोललो, हे किती पाहिजे? 15 ते 25 सांगितलं मी. हे जर कमी असेल तरी पण इथनं सँडवॉश होणार आहे. त्यामुळे 15 तरी मिनिमम पाहिजे. कमी खूप कमी होऊन चालणार नाही. कमी ठेवलं तर इथनं पण काय होणार? सँडवॉश होणार. आणि ते एमसीलच्या ऐवजी काय आहे काय असतं वेगळं? कारण की त्याचं अर्ध प्रॉब्लेम तिकडे पण असते. कशाचा? एमसील लावून सगळं जोडतो तिथं अंडरकट होतोय किंवा ते एमसील निघून जाते. काय होय. ॲल्युमिनियमचं करणं, परमनंट करणं एवढंच सोल्युशन आहे. ते तुमच्याकडे ॲल्युमिनियमचं बऱ्याचसं बघितलं मी, ॲल्युमिनियमच आहे मॅक्सिमम. तुमच्याकडे लाकडी काम किंवा एमसीलचं काम कम्पॅरेटिव्ह कमी दिसते मला. ॲल्युमिनियम असतं तरी एंडला लागतं एमसील पण कमी होते, प्रमाण कमी होते. अल्टरनेटिव्ह मटेरियल असं आहे. नाही काय एमसीलमध्ये फक्त फास्ट कूलिंग एमसील एक मिळतं. अच्छा. जे फास्ट सेटिंग एमसील आहे ते पटकीने क्यूर होतं. त्याच्यामुळे नॉर्मल एमसील लावले की तुम्हाला 2, 3, 4 तास लागतात. हे लावले की 10 मिनिटामध्ये तुम्ही पॅटर्न वापरायला घेऊ शकता. एवढं फास्ट होते. ते कॉस्टली जास्त महाग आहे पण मिळते, ते तुम्ही वापरू शकता. पण तिथं परत एमसीलच्या क्वालिटीपेक्षा एमसील लावणाऱ्या माणसाचा स्किल फॅक्टर खूप महत्त्वाचा आहे. तो कसं लावतोय, तो कसं फिनिश करतोय, त्या फिनिशवरती बरंच अवलंबून आहे. ते ओबड कसंही लावलं तर ती काय होणार? तसाच मोल्ड जनरेट होणार आणि ते ओबड जे लावलं आहे ते मेटलच्या प्रेशरनं कास्टिंगमध्ये निघून जाणार. सिम्पल आहे. त्यामुळे त्याचं स्किल हे पण तेवढाच महत्त्वाचा भाग आहे. परत एकदा दुर्लक्षित एरिया, तो पण दुर्लक्षित एरिया. आपण त्यावरती फार फोकस करत नाही. पॅटर्न शॉपच्या माणसाला तेवढं आपण महत्त्व देत नाही. आता नवीन माणसाला तर काय म्हणतंय, लाव एमसील, लाव एमसील, पण ते तू काय तिकडं कमी काम असतं म्हणून त्या नवीन माणसाला तिकडं शिफ्टिंग मग कोल्ड येणार की कोलची. आपण स्टँडवरती आलो. कोलची अजून 2 कारणं. आता तुम्हाला असं जर मिसमॅच असेल तर वॉल कमी जास्त झाल्यामुळे पण कोल्ड येऊ शकतं. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट विसरलो आपण मगाशी. कुठं बघितलं आपण? फेरोकासला बघितलं. चॉकलेट लावत होतो आपण वर. चॉकलेट लावली नाही तर काय होणार? कोल्ड लिफ्ट होणार. आणि लिफ्ट झाले की वर काय होणार? कोल्ड येणार. ते एक कारण आपण म्हणजे हे कारण ह्याच्यामध्ये येत नाहीत. आपले प्रॅक्टिकल अनुभवात नाही कारण म्हणून ते राहिलं आपलं कारण. ते आत्ता लक्षाला पण सांगितलं. सँडमध्ये अजून काय? सँडमध्ये मेजर एरिया आहे हा. तुमच्या सँड प्रॉपर्टीज प्रॉपर पाहिजे आणि हा एरिया महत्त्वाचा आहे. दिसाच्या कूलर बघू शकतो. हा बघतील की. त्याला विश्वकर्मामध्ये दिसाचंच हे आहे सगळं. त्यांना कूलर घेतलेला नव्हता. त्यांनी दिसावाल्यानं सांगितलं तर कूलरची गरज नाही पडणार. करतात. हा आमच्या फाउंडरीचा रिपोर्ट आहे. मागाशी आपण बोललो होतो. ॲक्टिव्ह क्ले किती आहे? 7.5 ते 8. क्वचित 8च्या पुढे क्वचित आहे कुठेतरी एखाद्या वेळेस. वर बघितलं तर नोव्हेंबर 23, 24, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीचं ॲव्हरेज आहे. हे तुम्हाला पाहिजे असेल 2020पासून माझ्याकडे 21पासून ॲव्हरेज आहे माझ्याकडे. तुम्हाला मी दाखवू शकतो. फक्त हाईट केलेलं आहे आता इथं. हां एवढंच आहे. आता 4 महिन्याच्या बायकीवरचं तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला कळलं. 8 ते 8.5मध्ये ठेवलेलं आहे. डेड क्ले 3 ते 3.5. 2.8पासून आहे म्हटलं तरी चालेल. फ्रेश साईड ॲड करतोय की 3%. येलो आहे तेवढं चालतं सर. 6.2, 6.2. ॲक्च्युली आम्ही एम करतोय 5.5 पण तो अजून येणं झाला आहे. आमचा 6, 6.5 असतो काय. 5 to 6 म्हणजे 5 to 5.5. आम्ही प्रयत्न करायला लागले पण येणं झाला आहे. पण मला आता त्याचे काय निगेटिव्ह इफेक्ट काय नाही आहे म्हणून मी त्याला आज जास्त हात लावलेला नाही आहे. तुमचा येलो आहे पण बरोबर आहे. तुमचा येलो आहे 3.5च्या आसपासच आहे. तुमचा बरोबर आहे. APS पण बघितला तर माझा 64-65 आहे. तुमच्या आसपासच आहे. तुमचा पण 65च्या आसपास आहे. बरोबर. GCS बघा
1367 मागचं वरचं ॲव्हरेज आहे, हे पर डेचं ॲव्हरेज आहे. 1370, 1480, 1370, 1320, 1370, 1430, 1370. सर हे वॉशर आहे ते एअरलेस हो वॉशर आहे, वॉशर. कॉम्पॅक्टिव्हिटी 39, परमॅबिलिटी 125, 140. सर आमच्याकडे एअरलेस सर मिक्सिंग टाईम बघा, मिक्सिंग टाईम बघा, 20 सेकंद डाय मिक्सिंग आहे आणि 70 सेकंड वेट मिक्सिंग आहे. सर आमच्या एअरलेस सर 46, 48 बिफोर वॉश. आणि वॉश नंतर, हा वॉशचाच आहे, बिफोर वॉशचा नका बघू, आणि वॉशचाच बघायचा. तुमचा 65 आहे बघितलं की मागची 64 का 65 काहीतरी आहे. आफ्टर वॉश बिफोर वॉश 44 आफ्टर वॉश किती आहे? 52 ते 55 याच्यामध्ये 55 आहे. तुम्ही कोर्सान किती वापरताय? कोर्सान किती वापरताय? हां, मग तो फरक आहे. कोर्सान तुमचं सॅनचं हे जास्त आहे, कोरचं कन्झम्पशन जास्त आहे. फ्रेसान किती वापरताय? आमची कोरची होती ती कोरची साईन फ्रेसान वापरत नाही काय? ॲडिशन असं नाही आहे. हां, मग तो फरक आहे. कधी आता चालू केलं. फ्रेसान तुम्ही 60-65 वापरायला पाहिजे. नाही ती सर 65-70 हां, 65-70 वापरली तर ते हळूहळू लगेच होणार नाही. तो इफेक्ट मिळाला तुम्हाला 3 महिने पाहिजे अजून. रस्त्यान किती पाहिजे सर किती 65-70 पाहिजे. जर तुमची कोरची सॅन 50-55 असेल आणि तुमचा EFS आत्ता 55 असेल, तर तो 55वरनं 60वर न्यायचा असेल तर तुम्हाला 65-70ची टाकायला पाहिजे. तेव्हा तो कोरचा इफेक्ट प्लस आत्ताचा EFS हे दोन्ही तुमचं 3%, 4%, मॅक्सिमम 5%. जेवढी सॅन तुमची बाहेर पडती, पिल ऑफ जेवढा पर्सेंट आहे तेवढं सॅन पाहिजे. सिम्पल. साधारण 5%, 3 ते 5%. बेंटोनाइट बघा 5.3 ॲडिशन. सँड बघा पर बॅच 898, 903, 899, 917, 914, 890, 908, 913, 933. ॲव्हरेज 910च्या आसपास ॲव्हरेज आहे. 1 टनचा मिक्सर आहे. मिनिमम 90% इफिशियन्सी पाहिजे मिक्सरची. जर 75% करताय तुम्ही, याचा अर्थ 25% पैसे तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीमध्ये घालवताय, ॲटलिस्ट 15% तरी. 90% तरी पाहिजे 75 नाही चालणार. रिटर्न सँड मॉइश्चर आहे की 1.6च्या दरम्यान आहे माझं. मिळाला पाहिजे तेवढं. आता आमच्याकडे स्प्रिंकलर पण नाहीत, आणि माझ्या या युनिटमध्ये स्प्रिंकलर नाही आहेत. माझ्या आहे त्या कंडिशनला मला तेवढं मिळते. तुमचं हे कमी आहे ना, डिस्टन्स कमी आहे कदाचित, त्याने डेडक्लेमुळं पण असणार आहे, डेडक्लेचा इफेक्ट पण असणार आहे. तुम्ही पहिला डेडक्ले कंट्रोल करा. सगळ्यात पहिलं काम डेडक्ले कंट्रोल करायचं करा. एक गोष्टीवरती एकदम सगळ्यावरती हात घालून नाही चालणार. पहिला डेडक्ले कंट्रोल करा. सेक्शन 60-40 करून डेडक्ले पहिला कमी आणा. मग बाकी प्रॉपर्टीवर काय परिणाम होते बघा. मग एक पुढं जायला पाहिजे. जसं सक्शन बघा, माझा 80-20 आहे, 80-20 आहे. 80% आत, 20% बाहेर. हा त्याचा 3 महिन्याचा डोसचा ग्राफ. हा डेटा माझा मी रोजच्या रोज मॉनिटर करतो. मी कोणालाही देत नाही मॉनिटर करायला. हा EFSचा ग्राफ आहे, सँड डिस्ट्रिब्युशनचा. 3 महिन्याचा प्लस कालचा. टोटल 4 ग्राफ एकमेकावरती आहेत.
मी माझा पीक बदलतोय का मला लगेच कळतंय माझा पीक कुठल्या बाजूला निघाला पीक चेंज व्हायला लागलाय का. आणि एवढं आपण रिग्युलसली मॉनिटर केलं तर सँड कंट्रोलमध्ये राहतील नाही तर राहत नाही. आणि ते कोणतरी एखाद्या जबाबदार व्यक्तींनाच करावं लागतं ज्याला हे सगळं रोजचा डेटा मांडून करायला पाहिजे. तुमचं ग्राफ बघितलं बरंच कंट्रोलमध्ये आहे. वेल शेप आमच्या इथे प्रॉब्लेम होते पहिले ह्याला. माझी AFS होता 55 मी ज्यावेळेस जॉईन झालो त्यावेळेस 55-56 तो आता 65 आला आहे. माझी कोर सँड होती मी आम्ही